फेरिंग्स का और लैरिंग्स का एक साथ जुड़ रहा है, इसे हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। क्योंकि लैरिंग्स का पार्ट है तो लैरिंजोफेरिंग्स। गचपच हो गया मेरा, ठीक है आपके समझने के लिए। मेरी बात समझ गए? तो यानी इस फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, वन इज नेजोफेरिंग्स, वन इज ओरोफेरिंग्स जो मुंह से आ रहा है, एंड वन इज लैरिंजोफेरिंग्स जो लैरिंग्स के साथ अटैच है। इज दैट क्लियर? अब इस लैरिंग्स के पास एक स्ट्रक्चर और होता है, एक्चुअली 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्लॉटिस और एक को बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। अभी बताता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ा सा घसपच बच गया है, इसको मैं थोड़ा दूर लिखूंगा। वोकल कॉर्ड हटा देते हैं, वोकल कॉर्ड का भी कोई काम यहाँ पर है नहीं, अभी तुम समझ जाओ वोकल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक्चुअली ऐसे डबल नहीं होता, ये ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। बताता हूँ क्यों, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एपिग्लॉटिस का काम ये है कि जिस वक्त हम खाना खाते हैं और खाना खाते जब हम खाने को स्वॉलो करते हैं, जो तुम बोलस मुंह में बनाते हो, ये फूड का जो बोलस है, इस बोलस को जब तुम स्वॉलो करते हो, स्वॉलो करते समय अगर हम सांस जब लेते हैं, ठीक है, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करती है, इस फेरिंग्स को ऐसे करके बंद कर देती है। सपोज दिस इज अ फेरिंग्स और ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है। इसके इसी के साथ लग के क्या है, वो भी है, ट्रकिया भी है और ये एसोफेगस भी है। यानी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये क्या करती है, ट्रकिया को ढक देती है ताकि हम सॉलो कर लें, ठीक है। उसके बाद जब हम सॉलो कर गए, फिर आप दूसरा कॉर्ड मुंह में डालते हैं, तब तक वो क्या करती है, इसोफेगस को बंद करके रखता है ताकि हम सांस भी लेते रहे। तो एपिग्लॉटिस का ये काम होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोज इसोफेगस ड्यूरिंग respiration and close trachea during swallowing। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस का काम। अब और नीचे उतर आइए, अब यहां पर ट्रकिया इधर निकल गई और यहां पर ये अपना इसोफेगस आ गया, ठीक है। सो दिस इज ट्रकिया एंड दिस इज इसोफेगस। आपने पढ़ा था कि ट्रकिया एक ऐसा ट्यूब है जो हमेशा ओपन रहता है, वो ट्यूब बंद नहीं होता, ठीक है। तो ये ट्यूब हमेशा ओपन रहे, यहाँ पर ही कुछ हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स लगी होती है जिसे हम बोलते हैं सी रिंग्स। ये इस शेप में होती है, इनकम्प्लीट रिंग्स, यानी ऐसे करके ये इस ट्यूबुलर ऑर्गन से फंसी रहती है। क्योंकि अगर ये सी रिंग्स नहीं होंगे तो ट्रकिया क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, फिर हमको बड़ी मेहनत करके सांस लेकर खोलना पड़ेगा। लेकिन ये सी रिंग्स यहाँ नहीं पाई जाती, ठीक। तो दिस इज अ इसोफेगस। इसोफेगस के बाद बेटा यहाँ पर ही एक बहुत बड़ा, छोटी बनाऊंगा थोड़ा, इसोफेगस है और यह एक बहुत भयंकर बड़ा सा मसल होता है। आपको पता है दिस मसल इज अ डायफ्राम। डायफ्राम एक ऐसा मसल, रेस्पिरेटरी मसल है। डायफ्राम इज अ रेस्पिरेटरी मसल, एक ऐसा मसल है जो कि कैविटीज को भी डिवाइड करता है। कैविटीज मतलब कि अगर ये मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये हमारी जो ऊपर की कैविटी है इसे हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। फिर ये मेरे यहाँ पर बीच में डायफ्राम है और नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी, हमारे एब्डोमिन के 9 रीजन्स होते हैं, वो आपकी जरूरत नहीं समझने की। तो पहली बात तो डायफ्राम का ये काम है, कैविटीज को डिवाइड करता है। अब यहाँ पर एक छेद होता है, हालांकि डायफ्राम में 3 छेद होते हैं, डायफ्राम है सर 3 छेद, एंड ऑल द छेद जितने भी ये होल्स है, ऑल होल्स इन डायफ्राम कॉल aortic hiatus।
ठीक है, 3 छेद होते हैं। उस छेद से जहां से ये ईसोफेगस अंदर घुसेगी, इस छेद को हम बोलते हैं कार्डियक ओरिफिस। क्या बोलते हैं इसे? ओरिफिस मतलब होता है छेद। कार्डियक बेटा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जस्ट इसके ऊपर हमारी थोरेसिक कैविटी है, और अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर हमारा ऐसे हार्ट भी पड़ा होता है, यहाँ पर हमारा ऐसे लंग्स भी पड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि बिल्कुल हार्ट के नीचे आ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कार्डियक ओरिफिस। ऐसे तो डायफ्राम में जितने भी छेद होते हैं उन छेदों को हम क्या बोलते हैं? आयोटिक हियाटस। लेकिन जिस हियाटस से ये ईसोफेगस नीचे उतर रही है, उस छेद को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक ओरिफिस। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें खा लेते हैं, मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं, रात में कम सोते हैं, तो अचानक से क्या होता है? हमें लगता है हमारा हार्ट बर्न हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, हमारा हार्ट जल रहा है। एक्चुअली हार्ट नहीं जलता है, इतना आपको खाना में इतना केमिकल यहाँ मिल जाता है, आप इतना मसालेदार खाना खाते हैं कि वो कभी कभी रिफ्लक्स हो जाता है, बैक चला जाता है। ठीक है, वो बैक चला जाता है, और बैक जाने के चक्कर में क्या होता है? हमें लगता है कि हमारा हार्ट क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये दिस इज स्टमक, जे शेप्ड स्टमक। स्टमक जे शेप का होता है। अब इसके अंदर खाना भरा हुआ है, और ये फूड जो आपने मुंह से ब्रेक डाउन करके सलाइवा से मिला के यहाँ पर नीचे लेकर आए हैं, ये खाना रिफ्लक्स ना हो तो यहाँ पर कुछ होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक स्फिंक्टर लगा होता है। हियर इज अ स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। पहली चीज तो ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए बेटा कि जो स्फिंक्टर का क्या काम होता है। कहीं पर भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जब वो हॉलो ऑर्गन्स, अब सपोज जैसे हमारा ब्लड यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में ऐसा तो नहीं कभी कभी आपको बहुत तेज यूरिन लगती है और आप ऐसा तो नहीं कि क्लास में बैठे बैठे सुसु कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। छोटे बच्चे कर देते हैं क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं हो पाता उसमें, लेकिन हम जो एडल्ट हो जाते हैं, आप 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं, इज़ इट? तो आप ऐसा नहीं करते, तो वो उस यूरिन के फोर्स को रोकने के लिए वहाँ पर कुछ रबर बैंड लगे होते हैं। ठीक है, यानी कि जब, और वो रबर बैंड कभी कभी आपके कंट्रोल में होते हैं, कभी कभी आपके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो जो कंट्रोल में होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्केलेटल मसल के। और जो कंट्रोल में नहीं होते वो किसके बने होते हैं? स्मूथ मसल के। अब मुझे आप ये बताओ कि ये आपके कंट्रोल में है या आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक, क्योंकि खाना कब ऊपर चला जाए कब ना चला जाए, हम ऐसा उंगली डाल के तो उसको पकड़ नहीं सकते। ये किसका बना होगा? ये स्मूथ मसल का बना होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्फिंक्टर्स होते हैं। ऐसे जब हमको कभी कभी बहुत जोर से पोटी लगती है, तो ऐसा तो नहीं कि ना कि हम वॉशरूम पर जाते जाते हम, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि वहां पे भी क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। लेकिन जो हम रोक पाते हैं, उस रोकने पे जो स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, जो रबर बैंड लगा होता है, दैट रबर बैंड इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो किसके बने होते हैं? स्मूथ मसल के बने होते हैं। इज दैट क्लियर? मसल अपने पास 3 टाइप के, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जब हम लोग वो पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम तब बताऊंगा। तो यहाँ से बात समझ में आ गई। तो इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, चलो अब इसके पार्ट को हम लोग जब अलग अलग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी से सिंपल सी बात। फिर यहाँ अब इसको थोड़ा मैं मिटा के ऊपर बनाता हूँ, इतनी बात नोट कर लीजिए आप, साथ साथ में नोट करके चला करेंगे। इसको आज मैं आपको खत्म कर दूंगा। चलो, ये डायफ्राम था, यहाँ पर कार्डियक ओरिफिस था, कार्डियक ओरिफिस में कार्डियक स्फिंक्टर था जो कि स्मूथ मसल से बना हुआ था, और यहाँ से हमारी जे शेप का एब्डोमेन स्टमक शुरू हो गया था। ठीक है, और ये स्टमक के पास
यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, मतलब बल्ब ने तो नहीं होता है, ये एक यहाँ पर हाइपरट्रोफाइड मसल होता है ये, ठीक है। इस पे भी स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, मैं बताऊंगा आपको स्फिंक्टर्स। यहाँ पर ये कार्डियक स्फिंक्टर है बेटा, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर और लगा होता है, क्योंकि खाना जो आपके स्टमक में रहता है दैट इज फॉर 4 to 5 आवर्स। सोच लीजिए, डाइजेशन इतना मतलब वैसा प्रोसेस नहीं कि आपने कुछ भी खाया पत्थर पत्थर सब हजम हो जाएगा, हजम होगा बट इट विल टेक टाइम। तो जो यहाँ पर खाना पड़ा रहता है, जो बोलस, मुंह से जब हम खाना खाते हैं उसे बोलस बोलते हैं। जब स्टमक में आ जाता है और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ चर्निंग होकर मिक्सिंग सामान मिक्स के मिल जाता है तो उसे हम काइम बोलते हैं। खैर वो सब डिटेल करेंगे, ठीक है। तो ये खाना अभी इस इंटेस्टाइन में ना जाए तो यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। बस अभी इतना याद रखो, जब स्टमक का पार्ट बताऊंगा अलग अलग तब तुम्हें समझ में आएगा। अब यहाँ तो बेटा सी शेप ड्यूडेनम शुरू हो जाती है, सी शेप। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डिओडिनम, डिओडिनम, डिओडिनम। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, ठीक है। डिओडिनम स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, DUE होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ डिओडिनम। डिओडिनम इज सी शेप्ड एंड इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेकिन ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ये नीट में नहीं आएगा, ये तुम्हारे बोर्ड में भी नहीं आता। सी शेप्ड है एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडिनम के बाद यहाँ पर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सब हॉलो ट्यूब्यूल्स है। हियर इट इज जिजुनम, jejunum, here it is ileum। ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए, जुडनम, जिजुनम एंड इलियम, ठीक। इलियम जहां पर एंड होती है बेटा, यहां पर ही लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और इस पहले पार्ट को हम बोलते हैं सीकम, ठीक है। सीकम के बाद यहां पर ही शुरू हो जाता है अपना, देखो कितनी बड़ी दिख रही है ना ये, अब इसी से अंदाजा लगा लो क्या होगा ये, ठीक। दिस इज कोलन, कोलन, कोलन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो चूंकि ये सीकम है, सीकम से ऊपर जा रही है तो इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन असेंडिंग। ये ऐसे ट्रांसवर्स पड़ी हुई है, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। ये नीचे की ओर आ रही, इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। इज दैट क्लियर? सीकम और इलियम, ये इलियम है ना, ये पूरा इलियम, यहां तक पूरी इलियम है, और ये सीकम है, ठीक है। इलियम और सीकम के पास एक अपने को कीड़े के जैसा एक स्ट्रक्चर मिलता है विच इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको आप अपेंडिक्स बोलते हैं। दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पहले ऐसा माना जाता था कि अपेंडिक्स का कोई रोल बॉडी के अंदर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपेंडिक्स को सर्टेन एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है, इसलिए अब ऐसा नहीं कि इसका रोल नहीं है। लेकिन जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो इन्फेक्शन हो गया, फिर डॉक्टर्स उसको काट के निकालते हैं, बाहर करते हैं उसको, ठीक है। तो ये सीकम और इलियम के, वेरी सॉरी, इलियम और सीकम के जंक्शन पे, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम, ठीक है। और इस जंक्शन को हम एक वर्ड में बोलते हैं इलियोसीकल जंक्शन, ठीक है। अब बेटा यहां से बस एंड पे अपन आ गए हैं। अब यहां पर क्या होता है, दिस इज रेक्टम। रेक्टम में जितना अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है वो सब यहां पर आके जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, जमा हो जाता है।
ये है एनस और ये है एनल ओरिफिस या एनल ओपनिंग। ठीक, दिस इज योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। रेक्टम है, रेक्टम में फीसेस आके जमा हो जाती हैं, फिर एनल ओरिफिस से ये फीसेस क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और वहाँ तुम्हारे फ्रॉम द माउथ टिल द एनस द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज 30 फीट्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यानी अब आप ये देख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, एक जिजुनम, एक इलियम। ये 3 पार्ट आप ध्यान लीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन, कोलन में असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम और एनस, और ये जो छेद होता है इसे बोलते हैं एनल ओरिफिस, और यहाँ पर भी स्फिंक्टर लगा होता है बेटा जिसे बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। सब बताएंगे अभी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, यही एनल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है कि आपको क्लास में टॉयलेट लगे तो आप ऐसा नहीं कि समझ गए, तो ये स्फिंक्टर कंट्रोल करके रखता है जब तक कि हम वॉशरूम पहुंच नहीं जाते। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कल हम लोग क्लास रखेंगे दूसरे टॉपिक पे, और हम लोग कल माउथ शुरू करेंगे। ओके बाय। फिर से मेरा एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई है, ये कंसेप्ट समझ में आया है, आपके लिए थोड़ा सा भी फ्रूटफुल है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ उसको लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ उसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उसे कमेंट भी करें। थैंक यू।